आहा, तो तू ही है असली चोर है। पराठे बेचने का ढंग किया है और चोरी करने गांव में घुस आया। ये ऐसा क्यों कह रही है? इसे जानने के लिए कहानी को पूरा देखना पड़ेगा। होशंगाबाद गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम किरण और बेटे का नाम आदिल था। रघु पराठे बेचकर गुजारा करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत ही कम थी और इसका कारण पराठे का कम बिकना नहीं बल्कि उसका भुलक्कड़पन था। अरे रघु भैया, जरा 4 पराठे खिलाओ तो। हाँ हाँ, अभी लो। वाह वाह वाह, क्या मजेदार पराठे हैं। आपके जैसे पराठे इस गांव में तो क्या, आसपास के 100 गांव में भी नहीं बनाता होगा भैया। अरे अरे, इतनी प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो कहते हैं ना कि स्वाद खाने में नहीं बल्कि खाने वाले की जीभ में होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं कहते हैं भाई, कहाँ कहते हैं? कौन कहता है? हैं? बल्कि बोला ये जाता है कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, ये जीभ में स्वाद होता है, ये होता है। कौन कहता है? तो अगर खूबसूरती आंखों में हो सकती है तो स्वाद जीभ में क्यों नहीं हो सकता? बताओ रघु, तुम तो बताओ। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे और अगर नहीं भी होता है तो आज आपने कह दिया ना, तो आज से होने लगेगा। बिल्कुल सही कहा भैया, तुम ही हो एक जो मेरी बात को समझते हो। अरे तुम दोनों कुछ पागल वागल हो क्या हैं? अपनी अपनी कहावतें बना रहे हो। खैर मुझे क्या, उससे तुम पराठे खिलाओ, फिर मैं यहाँ से जाऊं। कि अचानक रघु ने उसे पुकारा। अरे ठहरो रमेश, अरे पैसे तो देते जाओ। क्या पैसे? अरे भैया, मैंने तो दे दिए थे। अरे नहीं नहीं, अभी तक तो तुमने कुछ नहीं दिया भाई। अरे वाह, रघु भैया हैं। आप तो पूरे के पूरे भुलक्कड़ निकले। देखो जरा, मैंने 100 का नोट दिया था, आप भूल गए। रघु का माथा ठनका। सच क्या है? उसने सच में पैसे लिए थे या नहीं? बेचारे की याददाश्त धोखा दे गई। अरे बाप रे, कहीं सच में मैंने पैसे ले लिए और मुझे याद नहीं। अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ यार। वहीं खड़ा दूसरा आदमी जो अब तक पराठे खा रहा था, ये सारा नजारा देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वो रमेश से भी एक कदम आगे निकला। लो भैया, बहुत मजा आया भैया, वाह। और हाँ, मेरा 10 का नोट वापस करो, मैंने तो 20 का दिया था। हैं? 20 का? अरे अरे, मुझे तो याद ही नहीं। हाँ हाँ भाई, अब याद कर लो। 10 का पराठा खाया तो 10 मेरे वापस करो। बेचारा रघु फिर से उलझन में पड़ गया। डरते डरते उसने जेब से एक 10 का नोट निकालकर आदमी को थमा दिया। मतलब पराठा खिलाया भी और ऊपर से अपने पैसे भी दे दिए। हे भगवान, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। इस दिमाग का तो क्या करूं मैं? एक दिन मेरा सत्यानाश न कर दे ये। इसी तरह दिन गुजरते गए। रघु का ठेला तो खूब चलता, लेकिन घर में 1 रुपया भी न टिकता। उसकी भुलक्कड़ दिमागी हालत का शिकार पूरा परिवार था। एक दिन की बात है, रघु पराठे बेचकर लौट रहा था। उस दिन वो अपना ही घर भूल गया और अपने घर की जगह पड़ोसी जितेश के आंगन में घुस गया। अरे ओ रघु, हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा घर नहीं है क्या? निकल बाहर, भुलक्कड़ कहीं ते। बाहर खड़े गांव के लोग ठहकों में फूट करे। अरे देखो देखो, रघु जो है अपना घर तक भूल गया भैया। उसकी पत्नी ढूंढते ढूंढते आती है। अरे मैं पता नहीं कैसे। भैया, ये बहुत बड़ा भुलक्कड़ हो रहा है आजकल। अरे रघु, अब तो हद ही हो गई, चलो चलो घर में। वो घर पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी उससे कहती है, अपना इलाज करवाओ, वरना एक दिन बहुत पिटोगी किसी के हाथों। अरे मैं पता नहीं कैसे। अरे अब छोड़ो ऐसे वैसे, चलो खाने बेचो। यूं ही दिन गुजर रहे थे। अचानक गांव में चोरी की घटनाएं शुरू हो गई। एक घर से सोने का हार चोरी हो गया। लोग परेशान हो गए और शक की सुई सीधा रघु पर आ गई। अरे सुनो सबके सब लोग, अरे और कौन हो सकता है? यही रघु होगा। हाँ, इतना भुलक्कड़ है कि दूसरों का सामान अपना समझकर उठा लेता होगा। और क्या? सही कह रहे हो, ये तो अपना घर भूल जाता है।
दूसरों का सामान उठाकर भी कह देगा अरे मेरा ही है। अरे बस करो, जब तक इल्जाम साबित ना हो किसी को दोषी मत ठहराओ। कानून से ऊपर कोई नहीं, समझे? अरे लेकिन मुखिया जी, सबको पता है ये नंबर 1 भुलक्कड़ है। अरे कहा ना, सबूत के बिना किसी पर उंगली मत उठाओ। मेरे रघु ने ऐसा कुछ न किया होगा। भले ही वो भुलक्कड़ है पर चोर नहीं। अबे मैंने किसी का सामान नहीं लिया, कसम है मुझे अपने बेटे की, मैंने किसी का सामान नहीं लिया। मेरे पापा बुरे नहीं हैं, सब लोग गलत कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। रघु पराठे बेचकर थका हारा घर लौट रहा था। अचानक अंधेरे में लोगों ने उसे घेर लिया। तुम लोग कौन हो? चोर कहीं के, अब सच उगल देगा तू। ये ले ये ले ये ले। अरे भैया, अरे भगवान, अरे मैं चोर नहीं हूँ। बेचारा दर्द से चीखता रहा। कुछ समय बाद चोर अंधेरे में गायब हो गए। अरे भैया, अरे भगवान, अरे मैं चोर नहीं हूँ। गांव की सुनसान गली में उसका कराहना गूंजता रहा। तभी उसकी पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। अरे किसने किया ये? अरे पता नहीं कौन थे, मुझे चोर समझ बैठे और मुझे पीट डाला। अरे तुमने ही कुछ गलत बोला होगा, तुम्हें याद नहीं होगा। अरे मेरी बात मानो, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। बस चुप करो। उसकी पत्नी उसे घर में ही ले जाती है क्योंकि उनके पास अस्पताल जाने के भी पैसे नहीं थे। रघु घायल होकर बिस्तर पर पड़ा था, आंखों में बेबसी थी। घर का कोना कोना मानो दर्द से कराह रहा था। उसकी पत्नी का चेहरा चिंता से झुर्राया जा रहा था और उसके बेटे की आंखों में सवाल तैर रहे थे। पापा, आपको किसने मारा? आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर सबने क्यों मारा? बेटा, उन्होंने मुझे चोर समझकर पीटा है, पर मैं निर्दोष हूँ। बस मेरी किस्मत। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिए। अब घर कैसे चलेगा? ठेला कौन लगाएगा? कुछ दिनों बाद एक भिखारी उनके घर के अंदर आता है। माँ जी, मेरा नाम मगन है, जरा 2 रोटी मिल जाती तो कृपा होती। कई दिन से पेट खाली है। हम पर पहली ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और तू भीख मांगने चला आया है। जा यहाँ से। गुस्सा मत करिए, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तू? अरे तू खुद एक भिखारी है, हमारी मदद क्या करेगा? हाँ, मैं भिखारी हूँ और देखो ना, लंगड़ा भी, लेकिन हाथ पांव जो चल रहे हैं, काम करने की ताकत अब भी है। आप पराठे बेच के हो ना, मुझे ठेला दे दीजिए, मैं बेचूंगा। बस मुनाफे से थोड़ा हिस्सा मुझे दे देना। कहीं हमारा ठेला लेकर न भाग जाए। अरे हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, घर तो चलाना ही होगा। अब मैं चलूंगा नहीं, बस एक जगह खड़ा रहूंगा। लोग खुद आएंगे, पर पैसे लाना मेरी बात है, वो आ जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने मजबूरी में हामी भर दी। अगले दिन सुबह से ही मगन लंगड़ाता हुआ ठेले पर खड़ा था। उसके चेहरे पर संकल्प की चमक थी। अरे देखो देखो, हैं? पहले भुलक्कड़ पराठे बेचता था, अब लंगड़ा बेच रहा है। लगता है ये ठेला भी किसी दिन अपने पैरों की तरह डगमगा देगा भैया। लोग हंसते मजाक उड़ाते, पर मगन ने ध्यान नहीं दिया। वो शांत भाव से ग्राहकों को पराठे परोसता रहा। लेकिन इसी बीच गांव के हालात बिगड़ते ही गए। चोरी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुखिया जी बता रहे हैं, अगर चोर नहीं पकड़ा गया ना तो हम गांव छोड़ देंगे, बता रहे हैं। मेरा मंगलसूत्र तक चला गया, ऐसे कैसे चलेगा? मुखिया जी, आपसे नहीं हो पाएगा, आप बस बैठे रहिए। हाँ। तभी अचानक खबर फैली, गांव का रमेश घर छोड़कर भाग गया। हैं? क्या कहा? रमेश भाग गया? मतलब वही चोर था? सब कुछ सामान उठाकर भाग गया। देखा, हमने पहले ही कही थी हमने। अब तुम्हारा क्या काम बचा मुखिया जी, बताओ। नहीं बता दो, अब तुम बता ही दो। अरे हे भगवान, अरे कहीं सचमुच अब क्या होगा? गांव में कोहराम मच गया। लोग रमेश को कोसने लगे। गांव वालों का गुस्सा मुखिया पर भी टूट पड़ा। इसी बीच मगन की तेज आवाज गूंजी। अरे रमेश चोर नहीं था, चोर कोई और है। अरे क्या बोला जा रहा है? झूठ बोल रहा है, झूठ बोले तो। अरे कौन ले गया हमारा सामान, बता। हाँ,
तू ही बता दे फिर कौन है बलिए चोर। मुझे ये तो नहीं पता कि चोर कौन है, पर रमेश का असली राज मैं बताता हूँ। वो किसी का सामान लेकर नहीं भागा, वो तो जो है अपनी मोहब्बत के साथ भागा है। मोहब्बत? कौन मोहब्बत? अरे वो गांव की बेटी राधा। अरे भैया ये सच कह रहा भैया, मैं ये बात छुपाना चाहता था पर आज पता चला भैया कि राज भला कहाँ छुपते हैं। हमारी नाक कटवा दी उसने। ये सुनते ही चौपाल पर सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अरे मतलब चोरी वोरी नहीं, मतलब ये तो प्यार मोहब्बत वाली कहानी चल रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता वाली कहानी चल रही, या शाहरुख और काजल वाली। ए भगवान, ये तो कोई और ही बात निकल आई। तो इसका मतलब असली चोर अब भी गांव में ही है और हम सब बेवजह रमेश को कोस रहे थे। बताओ, पर मगन तुमको इतना सब कैसे पता चला? अरे हाँ मगन, तू इतना बड़ा राज कैसे जान गया रे? कहीं तू भी हाँ, कहीं तूने ही तो हम लोगों को नहीं धकवाया। अरे भैया गलत मत समझो, सच्चाई यह है कि रमेश और राधा अक्सर मेरे ठेले पर आते थे, वहीं मैंने उनकी बातें सुन ली थी। भैया आपकी बेटी ने चोरी नहीं की बल्कि प्रेम किया है। अगर आप लोग मान जाते तो आज उन्हें भागना ना पड़ता। सही कह रहे हो। हाँ, हमने ही उसकी बातें अनसुनी कर दी भैया। अब अगर उसका फोन आए तो गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से बुलाइएगा, तब देखना वो खुद लौट आएंगे। भीड़ छट गई, लेकिन सवाल वही का वही रह गया, आखिर चोर है कौन? अगले दिन मुखिया संकेत लाल का नौकर मगन का मजाक बनाने के लिए बोला, अबे चल लंगड़े हुए, ए मुझे भी जरा तेरी मशहूर पराठे खिला चल। ओ भाई मजाक ना उड़ाओ, बैठो मैं खिलाता हूँ। मगन पराठे खाने लगा। सभी लोगों की नजर उसके गले के हार पर पड़ी। वो वही हार था जो चोरी हुआ था। भैया, मोरे भैया जरा देख रहे, ये हार तो चोरी वाले हार से मिल रहा है, साले को पकड़ो इसको। यही असली चोर, यही है रे, पकड़। भीड़ ने उसको घेर लिया। अरे अब बोल, अरे कहाँ छिपा रखा है बाकी सामान? बोल। अबे गांव वालों रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। भाई मार भाई, तोहफे में। अरे झूठ बोलता है। तोड़ खपड़िया, तोड़ साले की, खपड़िया तोड़, ईंट मार। अरे भैया, भाई मैं चोर नहीं हूँ भाई। ये हार मुखिया ने मुझे दी थी तोहफे में। भाई मैं चोर नहीं हूँ भाई। अरे बस करो। अरे बिना सुने मारना बंद करो। हाँ भैया पूछ लो भैया, मैं झूठा थोड़ी हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये हार मैंने चोरी नहीं किया, मुखिया जी नहीं मुझे दी है। भैया सुन ले, अगर झूठा निकला तो यहीं गाड़ देंगे, बता रहे तुझे। यहीं खबर बना देंगे तेरी, बता रहे हैं। पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ था। मगन की बात सुनकर सब लोग मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी ये बताओ, हम सूत देंगे। तुम बता रहे, हमें बताइए कि आपके इस नौकर के पास ये जो हार है, ये आपने इसे दिया है? जल्दी बता दो हमें, हमारे माथे की नसें जो है ना वो चढ़ रही हैं। मत उठाओ, मैं नहीं दी थी। लोगों ने राहत की सांस ली। अरे भैया, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि क्योंकि मैंने चोरी की है। अरे मूर्ख इंसान, सुनार की दुकान पर एक डिजाइन के अनेक हार मिलते हैं, जो खरीदता हो उससे पूछ ले। भारी खामोशी छा गई। नौकर रोते रोते बोला, देखा, मैंने कहा था ना मैं चोर नहीं हूँ, तुम लोग मानते ही नहीं हो। ये बात बताओ, कूट के रख दिया, धुन के आटा बना डाला मुझे। लोग शर्मिंदा हो गए, लेकिन अब सवाल और बड़ा हो गया। अरे लेकिन बात तो फिर ये है कि असली चोर कौन है? उस रात गांव के 4-5 लोगों ने तय किया कि पहरेदारी होगी और ये बात किसी और तक ना पहुंचे, वरना चोर चौकन्ना हो जाएगा। वो लोग रात में लकड़ी के साथ गलियों में घूम रहे थे। अंधेरे और सन्नाटे में सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। अचानक किसी ने देखा, भैया, देखो, वो कोई आदमी कहीं चोरी छिपे जा रहा है, देखो। वो चारों फौरन उस तरफ भागे। वो मगन था।
आहा, तो तू ही ये असली चोर है। पराठे बेचने का ढंग किया है और चोरी करने गांव में घुस आया। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह चोर का पता लगाने के लिए रात में निकला हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है ये बंदा। अरे अरे, अभी मंदिर में असली चोर घुसा है, वो चोरी करने वाला है। अरे भैया, अरे अरे, चलकर देख लो ना, यकीन नहीं हो रहा है तो। मतलब इसने झूठ बोला, ये नाटक कर रहा था आज तक। अब तो पक्का हो गया कि चोर यही है। हाँ, अरे मोरी मैया, ये भैया, अरे हमने ये नजरअंदाज कैसे कर दिया भैया। अरे वो मैं बाद में सब समझाता हूँ, पहले एक बार मंदिर में चल के देख तो लो बस। भैया, चलो, कह रहा है तो चल के देखते हैं और फिर बाद में इसकी हड्डियों की जामत करते हैं। ओहो, चलो भैया चलो। हाँ चलो भैया, देख लेते हैं क्या हो रहा है। सब लोग मंदिर की ओर दौड़े। अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई था जो सोने का हार उठाकर भाग रहा था। सभी लोग दौड़कर उसकी तरफ गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद मुखिया था। अरे तुम लोग यहाँ कैसे कैसे आए? वो मंदिर से बाहर भाग गया, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया। चोर मैं ही हूं। मेरी संपत्ति मेरे जुए की आदत में जा रही थी, इसीलिए मैंने ये किया है। अरे कौन मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? अरे मैं इस गांव का मुखिया हूं भाई। तेरा खेल खत्म है। मैं कोई लंगड़ा पराठे वाला नहीं, बल्कि अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर हूं। इंस्पेक्टर? ये भैया, ये पुलिसवा आया क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब। मुझे पहले से खबर थी कि इस गांव में चोरी की घटनाओं के पीछे कोई बड़ा गुनहगार है, इसीलिए मैंने लंगड़ा बनकर यहाँ डेरा डाला। और देखो, आज असली अपराधी सामने है। मुखिया गुस्से में दांत पीसता रह गया। उसी समय चौपाल की ओर से आवाज आई। रघु अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। अब वो स्वस्थ था। देखा, मुझे बेवजह चोर समझा गया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे अनजाने में कैसे कैसे पाप हो गए हमसे भैया। अरे भैया, माफ कर दो भैया, हमको भी, सब गांव वालों को माफ कर दो भैया। मैंने उस दिन तुम्हें सूद दिया था। रघु, इसी वजह से मैंने पराठे बेचते हुए तुम्हारी सहायता की, वरना मैं किसी और तरीके से भी गांव पे नजर रख सकता था। तुम्हें बेकार की सजा मिली, पर अब न्याय मिलेगा। मैं तुम्हें मुआवजा दिलवाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं फिर से अपना पराठे का ठेला लगाऊंगा। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। और मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। इंस्पेक्टर ने सबको सलाम किया और मुखिया को लेकर वहां से चला गया। रघु ने भी अपनी सेहत के हालात ठीक किए और अगले दिन से ठेला चलाने लगा और खूब कमाई करने लगा, क्योंकि उसकी बीमारी का हल हो गया था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और ईमानदारी के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी ईमानदार लोगों का साथ देते हैं।